हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर इंद्रजीत यादव। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम लोग देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेशन की, कि डाइजेशन कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं डाइजेशन कितने टाइप का होता है, तो डाइजेशन 2 टाइप होता है। एक होता है इंट्रासेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। हम लोगों को ध्यान देना है किस तरीके से कब डाइजेशन, किसमें डाइजेशन इंटरसेलुलर होगा या किसमें एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। देखो, इसको जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखो हमेशा हमें अगर नीट में सक्सेस होना है तो हमें स्टडी कंपेयर करके करनी है। कैसे कंपेयर करके करनी है? मैंने बोला, जैसे आपने नाम सुना होगा फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथी, एसके हेलमिंथी, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये नाम आपने सुने होंगे। तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहला जो फाइलम होता है उसमें जो डाइजेशन होता है वो होता है इंट्रासेलुलर। फाइलम सिलेंटेटा और डीनोपोरा में इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होता है। फाइलम प्लेटी हेलमिंथी से लेके कॉर्डेटा तक जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है? वो डाइजेशन होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसा डाइजेशन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात की मैंने कि जो डाइजेशन होता है हम लोगों में किस तरीके का होता है, आप आंसर दोगे हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, हम लोग डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन की बात करेंगे। डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? तो नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। क्या बोलती है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। नॉर्मल सी बात है। आपने अगर हम लोग देखें एब्जॉर्बेबल टर्म, मैंने कहा छोटे छोटे पॉइंट हमें ध्यान देना जरूरी है, छोटे छोटे पॉइंट पे हमें ध्यान देना रहेगा। एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो टर्म है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंपल सी बात जान लो, आप अब खाना है, खाने को क्या किया आपने, खाना लिया, ऐसे तोड़ दो, गद्दी में तोड़ दो, हथेली पे तोड़ दो, उसके बाद आप सोचो कि क्या वो कॉम्प्लेक्स फूड थी, वो सिंपल में टूट गई, क्या वो डाइजेस्ट होगी? वो डाइजेशन नहीं माना जाएगा। हम लोग खाना खाते हैं, उसको चबाते हैं, सिंपल फॉर्म में टूटता है। अब मान लीजिए रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट था, नॉर्मली आपका ग्लूकोज में टूट गया, तो ग्लूकोज क्या हो रहा है? ग्लूकोज एब्जॉर्ब अगर नहीं होगा, आपके ब्लड में नहीं जाएगा, तो उस ग्लूकोज का क्या काम है? तो नॉर्मल सी बात है। डेफिनेशन की बात करें तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। अब डाइजेशन की बात आएगी तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। न्यूट्रिएंट्स में हम लोग क्या क्या लेते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग एक तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हम लोग प्रोटीन लेते हैं। क्या चीज लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें फैट लेते हैं, ठीक है ना, फैट लेते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के लिए वाटर बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखा जाए विटामिन जरूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें मिनरल्स जरूरी है ना। ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम लोग देखें, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखना कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं? हम लोग सिंपल फॉर्म में लेते हैं, मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म क्या होगी? मोनोसैकेराइड। जैसे आप ग्लूकोज ही मान लो एग्जांपल के तौर पे, हम लोग खाना खाते तो ग्लूकोज की फॉर्म में टूट रहा है, या मोनोसैकेराइड, मेनली मोनोसैकेराइड। बात आती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन पे क्या है कि प्रोटीन जो होता है उसको हम लोग अमीनो एसिड की फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? अमीनो एसिड की फॉर्म में लेते हैं। ध्यान देना, प्रोटीन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल सब्सटेंस बोलते हैं। हमारी बॉडी का ईंधन है ये कार्बोहाइड्रेट। क्या है? हमारी बॉडी का ईंधन है। सिंपल सी बात है। आप लोग कभी कभी टीवी में देखते हो, वो आता है ग्लूकोन डी का ऐड आता है तो लिखते हैं ग्लूकोन डी तुरंत एनर्जी दायक, मतलब कि इससे तुरंत एनर्जी मिले। तुरंत एनर्जी मिलने का मतलब ये है, सीधी सी बात ये है कि तुरंत एनर्जी, आपने ग्लूकोज पिया, आपको तुरंत एनर्जी मिल गई, मतलब ईंधन जला और आपको एनर्जी मिल गई। तो ये तो बात हो गई ग्लूकोज, उसकी कार्बोहाइड्रेट की। बात आती है प्रोटीन पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है? प्रोटीन पे 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन बनता है प्रोटीन पे कि प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, आप आंसर दोगे प्रोटीन का जो यूनिट होता है वो अमीनो एसिड होता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? अमीनो एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। अमीनो एसिड कितने टाइप का होता है? अमीनो एसिड 2 टाइप का होता है, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा नॉन एसेंशियल। देखो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पे क्या क्वेश्चन बनता है, मैंने कहा अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तो एक तो होता है एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है ना। एक एसेंशियल अमीनो एसिड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? नॉन एसेंशियल। तो अगर हमें एक याद हो जाए तो दूसरा अपने आप ही क्वेश्चन निकल जाए। जैसे मैं बताऊं, एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है ना।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। अगर हम लोग पहले इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में जाने, इसेंशियल अमीनो एसिड जरूर याद रखो क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता रहता है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड में जैसे एक आता है वैलिन, क्या है वैलिन, एक होता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एक होता है फेनाइल एलिनीन, फेनाइल एलिनीन, एक होता है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, एक होता है आर्जिनिन, आर्जिनिन, एक होता है लाइसिन, लाइसिन, एक होता है ल्यूसिन, एक होता है मेथियोनिन, मेथियोनिन, एक होता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, और एक होता है थ्रियोनिन। कौन सा होता है? थ्रियोनिन। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में अपने आप नहीं बनते, हम खाना खाते हैं, खाने के द्वारा हमारी बॉडी में अपने आप जिनका फॉर्मेशन, मतलब खाना खाया आपने उसके बाद जिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है वो होते हैं इसेंशियल, जबकि नॉन इसेंशियल अपने आप हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड को हम लोग कैसे याद रखेंगे? ये मैंने टोटल अगर देखा जाए इसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या होती है 8। कितनी होती है? हिस्टिडीन और आर्जिनिन को सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड मानते हैं। कैसा मानते हैं? इनको सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। कैसा कहते हैं? ये कैसे हैं? सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो टोटल अगर पूछा जाए इसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। पर मैंने यहाँ पे टोटल 10 लिखी है। उसका रीजन क्या है? उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि जो 8 अमीनो एसिड हैं वो प्योर इसेंशियल अमीनो एसिड है, जबकि 2 किस में आते हैं? 2 सेमी इसेंशियल में आते हैं। अब देखो एक चीज हमें और याद रखनी है, अगर हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक बात याद रखें, इनको हमें याद कैसे रखें। मैंने कहा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा विच आर इसेंशियल अमीनो एसिड। तो अगर पूछा जाएगा विच आर इसेंशियल अमीनो एसिड तो उसमें आप नॉर्मली बता दोगे कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में आप देख के बाद अगर आपको इसेंशियल अमीनो एसिड याद है तो आप टिक कर दोगे, एक सही रहेगा। उसके अलावा अगर पूछे विच आर नॉन इसेंशियल तो अगर आपको इसेंशियल है उसके बेस पे भी आप कर लोगे। तो यहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ, इनको आप कैसे याद रख सकते हो। याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कैसे याद कर सकते हो? आपने नॉर्मली आप स्टेशन पे जाओ, कभी आपने देखा होगा कोई ट्रेन आती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, शांत मन से आपने बहुत शांत मन से ध्यान करके ऑब्जर्व करके अगर आपने देखा हो तो उसमें आपने एक चीज फॉलो देखी होगी कि जब ट्रेन आती तो आगे पीछे जनरल की बोगी रहती है, जनरल की बोगी रहती है। आपने देखा होगा कि जो जनरल की बोगी है उसमें कहीं ना कहीं सवारी भाग रही है, कोई पानी लेने भाग रही, कोई नाश्ता लेने भाग रही, कहीं ना कहीं। उसके बाद होता है स्लीपर की बोगी। स्लीपर में जो रिजर्वेशन होता है, तो आपने देखा होगा कि जब ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होती है तब कहीं भी वहां पे टीटी नजर नहीं आता। जब ट्रेन चल देती है तब टीटी आता है, अपना चेक करेगा और उसके बाद चला। मैंने बोला आपको कि ये इसेंशियल अमीनो एसिड हम लोग, मैंने अभी आपको नॉर्मल कहानी बताई। मैंने कहा कि अगर देखा जाए कि जब ट्रेन आती है नॉर्मल आगे पीछे जनरल की बोगी, जब स्टेशन पे ट्रेन खड़ी होती है वहां पे टीटी, नॉर्मल रिजर्वेशन जो होता है वहां पे तब भी आपको स्टेशन पे टीटी खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। जब ट्रेन चल देगी तब आपको टीटी नजर आता है, मतलब आधे घंटे बाद आएगा टीटी और टिकट चेक करेगा, चला जाएगा। जबकि इसके अलावा एसी की जो बोगी होती है, आपने देखा जो वीआईपी डिब्बे होते हैं ट्रेन में, टीटी हमेशा उसके बाहर खड़ा रहता है। आपने देखा होगा ट्रेन खड़ी है, एसी का जो डिब्बा होता है, जो वीआईपी डिब्बे उनके बाहर टीटी हमेशा खड़ा रहता है। तो टीटी हमेशा कहां खड़ा रहता है? जो वीआईपी डिब्बे हैं, जो वीआईपी हॉल है उनके बाहर टीटी खड़ा रहता है। तो टीटी कहां रहता है? आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, जब देखा होगा कि ट्रेन जब खड़ी होती है स्टेशन पे तो एसी के डिब्बे के बाहर टीटी जरूर खड़ा रहता है। टीटी कहां खड़ा रहता है? एसी के डिब्बे के बाहर खड़ा रहता है। इसलिए वीआईपी जो डिब्बे होते हैं उनके सामने टीटी खड़ा रहता है। इसलिए आप लोग क्या याद रखना है? टीटी कहां रहता है? वीआईपी हॉल। तो आपको याद रखना है वीआईपी हॉल में टीटी। क्या याद रखना है? वीआईपी हॉल में टीटी। इससे आपका क्या है, ये अमीनो एसिड आपको क्लियर हो जाएगा, वीआईपी हॉल में टीटी। ठीक है ना? इतने बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो हमने अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया, वीआईपी हॉल में टीटी। अब देखो उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, फैट होता है, फैट टूट जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। इसके अलावा वाटर, मिनरल्स, विटामिन, ये सब मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। हमारी मेटाबॉलिज्म जिस तरीके से चलती है उसके लिए जरूरी है। फिलहाल अब बात आती है, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे आपका एलिमेंट्री कैनाल। किसके बारे में पढ़ेंगे?
हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल कहां से, हाँ एक चीज और याद रखना, पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। पॉइंट नीट में पूछा गया, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑरिजिन कैसी होती है? एंडोडर्मल होती है। पहला पॉइंट, बक्कल कैविटी और एनल कैनाल को छोड़ के, बक्कल कैविटी और एनल कैनाल की जो ऑरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है। तो मैंने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑरिजिन कैसी होती है? आप आंसर दोगे एंडोडर्मल होती है। बक्कल कैविटी और एनल कैनाल कैसा होता है? एक्टोडर्मल होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे? माउथ टू एनस। कहां से कहां तक पढ़ेंगे? माउथ से लेके एनस तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक तो हम लोग सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पैंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पैंक्रियाज के बारे में। तीसरा हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इन तीन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, अगर हम लोग देखें कि माउथ, अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले माउथ की बात करते हैं तो माउथ की कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है पीएमटी में, ये चीज जानिए। यहाँ पे हम लोग, मैंने क्या कहा कि आपको माउथ की कैविटी को बक्कल कैविटी बोलेंगे। उसके अलावा माउथ के बाद फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद क्या आएगा? गर्दन में एक पाइप पड़ा है, भगवान जी ने डाला, ईसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद क्या है? ईसोफेगस के बाद स्टमक आएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या आएगी? लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। तो सबसे पहले हम लोग बक्कल कैविटी में किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे? तो बक्कल कैविटी में अगर हम लोग माउथ की कैविटी की बात करें तो माउथ की कैविटी को क्या बोलते हैं? माउथ की कैविटी को बक्कल कैविटी बोलते हैं। और बक्कल कैविटी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एक तो हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा टंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टीथ के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा टंग के बारे में पढ़ेंगे। जबकि इसके अलावा मैं यहाँ पे ही आपसे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में भी आपको समझा दूंगा। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। भले ही ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है सैलिवरी ग्लैंड, परंतु सैलिवरी ग्लैंड से चांस रहता है, नीट में मोस्टली एक क्वेश्चन आता है। तो हम लोग पहले सैलिवरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे, उसके बाद बक्कल कैविटी की डिटेल पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे। इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। सैलिवरी ग्लैंड पे क्या क्वेश्चन आता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग अदर चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड ये अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेशन में हेल्प करती है। अगर देखा जाए ये 3 पेयर होती है ह्यूमन में। कितने पेयर होती हैं? 3 पेयर। ह्यूमन के केस में 3 पेयर होती हैं, रैबिट या डॉग में 4 पेयर होती हैं, फ्रॉग में एब्सेंट होती है। क्वेश्चन अब तो फ्रॉग नीट से हटा दिया गया है, पहले पीएमटी में क्वेश्चन बन चुका है कि फ्रॉग में कितने पेयर सैलिवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। तो फ्रॉग में एक भी पेयर नहीं होती, रैबिट में 4 पेयर होती है, रैबिट और डॉग में, कैट में 5 पेयर होती है, ह्यूमन में 3 पेयर होती है। फिलहाल ह्यूमन पे ही हमें चलना है। बात आती है सैलिवरी ग्लैंड पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। सैलिवरी ग्लैंड पे क्वेश्चन बनता है, सैलिवरी ग्लैंड का नाम पूछा जाता है, उसकी पोजीशन पूछी जाती है, उसकी डक्ट का नाम पूछा जाता है और उसके सिक्रीशन के बारे में पूछा जाता है। मान लीजिए ये मैंने फेस बना दिया, ध्यान से समझना, ये चेहरा हो गया, यहाँ कहीं आंख हो गई, ठीक है, ये मैंने ये मुंह हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गई? टंग हो गई। ये मान लीजिए क्या हो गई? ये टंग हो गई, जीभ हो गई, ठीक है ना। ये टंग हो गई, टंग को मैं रेड कलर कर देता हूं, है ना। ये क्या चीज हो गई है? अगर हम लोग बात करें ये क्या चीज हो गई है? यहाँ पे ये टंग हो गई है, ठीक है ना। तो मैं फिर से बना देता हूं, ठीक है ना। तो टंग के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो पहले तो ये मैंने क्या बना दिया? ये फेस बना दिया है, ठीक है, ये चेहरा हो गया, ठीक है। तो ये मुंह हो गया। मुंह में अगर हम लोग देखें माउथ के अंदर ये चीज क्या हो गई? ये मान लीजिए टंग हो गई। क्या चीज हो गई? ये जीभ हो गई। टंग के अगर हम लोग देखें, टंग के नीचे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे टंग के नीचे एक सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल। क्या बोलेंगे? टंग के नीचे जो कौन सी ग्लैंड होगी उसका नाम क्या होगा? सबलिंगुअल। क्या नाम होगा? तो सबलिंगुअल एक तो हो गई सबलिंगुअल ग्लैंड। इसके अलावा अगर हम लोग देखें टंग के पीछे की तरफ, कहाँ की तरफ? टंग के पीछे मेनली एक तो टंग के नीचे हो गई, वो कौन सी हो गई? सबलिंगुअल हो गई। फिर टंग के साइड में, जबड़े साइड में। अब मैं चूंकि ये 3D फिगर तो है नहीं तो यहाँ मैं पीछे की तरफ थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। दूसरी जो ग्लैंड होगी उसका नाम होगा सबमैक्सिलरी। क्या नाम होगा?
सब मैक्सिलरी, ठीक है ना। दूसरी ग्लैंड का नाम होता है सब मैक्सिलरी, या इसी को सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर बोलते हैं। ओके, एक सब मैंडिबुलर। ओके, ऐसा हो गया, ठीक है। इसके अलावा आंख है, आंख के पीछे यहाँ कहीं कान होगा, तो कान के पास अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक सैलिवरी ग्लैंड होती है, यहाँ पे कान की तरफ, कान के नीचे की तरफ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या नाम हो जाएगा? तो तीसरी जो ग्लैंड हो जाएगी उसका नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड। ओके, तो 3 ग्लैंड हो गई, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड। अब ये देखो, इनकी डक्ट का नाम याद रखना है। अगर हम लोग डक्ट की बात करते हैं, जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है इसकी डक्ट का नाम होता है रिविनस डक्ट। क्या नाम होगा? रिविनस डक्ट। इसकी डक्ट का नाम रिविनस डक्ट होता है। जो सब मैक्सिलरी है इसकी डक्ट का नाम वार्टन्स डक्ट होता है। क्या होता है? वार्टन्स डक्ट। और आपका जो पैरोटिड है इसकी डक्ट का नाम होता है स्टेंसन डक्ट। क्या नाम होता है? स्टेंसन डक्ट, ठीक है। ये तीनों डक्ट हो गए, एक हो गया सबलिंगुअल, दूसरा सब मैक्सिलरी और तीसरा पैरोटिड हो गया। तो तीनों की डक्ट का नाम आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना कि इसमें कौन सी ग्लैंड किस चीज का सिक्रीशन करती है, इस पे हमें ध्यान देना है। देखो, इनको बहुत सिंपल तरीके से याद कर लेना। सबलिंगुअल क्या होती है? टंग के नीचे होती है। सब मैक्सिलरी कहाँ होती है? जबड़े की साइड में होती है। पैरोटिड कहाँ होती है? कान के नीचे की तरफ होती है। अब देखो, अब एक तो तीनों के नाम मालूम होना चाहिए। डक्ट का नाम कैसे याद रखो? मैक्सिलरी और वार्टन्स को देखो, मैक्सिलरी और वार्टन्स ऐसे लगते हैं जैसे फॉरेनर भाई बहन हो, जैसे अपने यहाँ नहीं होते राधे श्याम सीताराम कहीं कुछ, है ना। तो मैक्सिलरी की जो डक्ट, एम वैसे भी एम को उल्टा कर डब्ल्यू हो जाता है, तो मैक्सिलरी की डक्ट का नाम क्या है? वार्टन्स डक्ट, याद रखना है। और पैरोटिड में टी आता है और स्टेंसन में भी टी आता है। पैरोटिड में टी आता और स्टेंसन में टी आता है। तो पैरोटिड और स्टेंसन भी देखो भाई बहन लग रहे हैं। तो पैरोटिड की डक्ट का नाम स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन की डक्ट का नाम, सॉरी ग्लैंड का नाम पैरोटिड। तो पैरोटिड, स्टेंसन, मैक्सिलरी, वार्टन, 2 याद हो गया। तीसरा आपको सबलिंगुअल और रिविनस अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बेटा? क्लियर हो गई बात? ओके। अब देखो, कौन सी चीज किस चीज का सिक्रीशन करेगी। तो यार एक बात बताओ, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो खाने में क्या मिलाना है? एंजाइम मिलाना है। तो सबसे पहले जो ग्लैंड है वो किस चीज का सिक्रीशन करेगी? तो सबलिंगुअल जो होती है ये एंजाइम का सिक्रीशन करेगी। किसका सिक्रीशन करेगी? जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है एंजाइम का सिक्रीशन करती है। जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, अब यार खाने में एंजाइम मिल गया तो इसमें म्यूकस मिला दो, इसको फिसलने लायक बना दो। तो सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड होती है वो किसका सिक्रीशन करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती है, ठीक है ना। ये म्यूकस का सिक्रीशन करेगी। जबकि अब पैरोटिड क्या है? पैरोटिड ऊपर है। ऊपर कौन होता है? भगवान होता है, जो भी कमी होती है उसको पूरा करता है। तो पैरोटिड ग्लैंड ये क्या करेगी? एंजाइम प्लस म्यूकस दोनों चीजों का सिक्रीशन करेगी, ठीक है ना। तो आपको याद हो गया तीनों ग्लैंड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड। सबलिंगुअल किसका करेगी? एंजाइम करेगी। सब मैक्सिलरी किसका करेगी? ये आपका म्यूकस का करेगी। पैरोटिड एंजाइम प्लस म्यूकस दोनों चीजों का करेगी। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है? अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम लोग देखें, जो ये ग्लैंड होती है सबलिंगुअल क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? सबलिंगुअल सबसे स्मॉलेस्ट होती है। वैसे भी नाम से भी लग रहा है सबलिंगुअल, मतलब नाम भी कमजोर लग रहा है। तो सबलिंगुअल क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट होती है। और पैरोटिड क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है ना। तो पैरोटिड जो सैलिवरी ग्लैंड होती है सबसे, वैसे भी इसको मैंने भगवान का दर्जा दिया कि ऊपर है, ऊपर भगवान होता है। तो ये किसका? पैरोटिड क्या है? लार्जेस्ट है। जबकि सबलिंगुअल क्या है? स्मॉलेस्ट है। जबकि अब ये सबसे, अब सिंपल सी बात है, ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई, तो इसको गुस्सा आएगी कि मुझे कुछ नहीं दिया। तो इसको वाटसन्स जो होती है ये कैसी होती है? लॉन्गेस्ट डक्ट होती है। कैसी होती है? लॉन्गेस्ट डक्ट होती है। तो शायद आपको याद हो गया होगा, तीनों चीजें समझ में आई। सैलिवरी ग्लैंड से क्वेश्चन 100% बनता है, हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। सैलिवरी ग्लैंड कितनी पेयर हो गई? ह्यूमन में 3 पेयर हो गई, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड। पैरोटिड की डक्ट का नाम स्टेंसन डक्ट, सब मैक्सिलरी की डक्ट का नाम वार्टन्स डक्ट और सबलिंगुअल की डक्ट का नाम रिविनस, या इसी का एक नाम और होता है बर्थोलिन डक्ट। क्या नाम होता है? बर्थोलिन। हमेशा हमें क्या करना है? हमें स्टडी कंपेयर करके करनी है। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? कंपेयर करने का सीधा सीधा मतलब होता है, आप जैसे बर्थोलिन शब्द बायो में और कहां कहां आता है? तो बर्थोलिन शब्द बायो में एक बर्थोलिन डक्ट है और दूसरा बर्थोलिन ग्लैंड होती है। फीमेल के केस में देखी गई है। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको क्लियर कराएंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो रही नहीं हो रही? ठीक है, सब ये सैलिवरी ग्लैंड क्लियर हो गए। अब हम लोग देखा जाए
तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब एक एक पॉइंट, मैंने पहले सैलिवरी ग्लैंड डिस्कस कर लिए हैं, अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले बात आती है बक्कल कैविटी की। जब बक्कल कैविटी की बात आ रही है तो बक्कल कैविटी में सबसे पहला टर्म यूज होता है वेस्टिब्यूल। क्या टर्म यूज होता है? बक्कल कैविटी की शुरुआत होने से पहले, हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की जब शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले शब्द आएगा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल की अगर बात करें, हमारे लिप्स और दांतों के बीच में, सामने की तरफ से और यहाँ गालों और दांतों के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल कहाँ हो गई? एक तो सामने दांतों और लिप्स के बीच में जो जगह है, और साइड से क्या, साइड से गाल और दांतों के बीच में जो जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट बात आती है, वेस्टिब्यूल के बाद बात आती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है? सबसे पहले बक्कल कैविटी में अगर हम लोग देखें तो बक्कल कैविटी में जो एपिथेलियम होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम होती है? अगर हम लोग बक्कल कैविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एपिथेलियम होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरी बात आती है कि अगर हम लोग बक्कल कैविटी के बारे में देखें, ये मैंने फिर से फेस बना दिया, ठीक है ना, ये मुंह खुला हुआ इस साइड, ये आंख कर दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बक्कल कैविटी में यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो बक्कल कैविटी के बारे में अगर आपने ध्यान से इस चीज को समझो, मैं फिर से बना देता हूँ फिगर को, है ना। अगर बक्कल कैविटी के बारे में हम लोग फिर से देखें, ये मैंने फेस बना दिया, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे कहीं टंग, तो ये टंग हो गई, ये जीभ हो गई। तो अगर बक्कल कैविटी में देखें, इसको जो ऊपर अगर देखा जाए, ये ऊपर वाली जो चीज होती है इसको बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पैलेट बोलते हैं। पैलेट दो टाइप का होता है, आगे की तरफ हार्ड पैलेट होता है, ये आगे हार्ड हो गया, पीछे की तरफ कैसा होता है? सॉफ्ट पैलेट होता है। सॉफ्ट पैलेट से अगर हम लोग देखें, एक छोटा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से लटकता रहता है जिसको बोलते हैं यूबुला। क्या बोलते हैं इसको? यूबुला, या इसी का दूसरा नाम होता है वेलम प्लेटी। क्या नाम होता है? यूबुला या वेलम प्लेटी बोलते हैं। यूबुला या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? वेलम प्लेटी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? आपने देखा होगा शीशे के सामने जाओ कभी, आप बड़ा सा मुंह खोल के देखो, छोटा सा कुछ लटकता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूबुला या बेलम प्लेटी बोलते हैं। जो यूबुला या बेलम प्लेटी का काम क्या होता है? खाना निकलते समय ये हमारे इंटरनल नोस्ट्रल को बंद करता है। तो ये क्या करता है? ये नाम पूछा गया यूबुला या बेलम प्लेटी। यूबुला का दूसरा नाम क्या है? वेलम प्लेटी। ये क्या करता है? खाना निकलते समय इंटरनल नोस्ट्रल को बंद कर देता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये तो पैलेट हो गया। पैलेट कितने टाइप का होता है? एक तो होता है हार्ड पैलेट और दूसरा क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट। तो क्वेश्चन पीएमटी में बन चुका है कि यूबुला या बेलम प्लेटी पैलेट के किस पार्ट से कनेक्ट रहता है? आप आंसर दोगे यूबुला या बेलम प्लेटी ये किससे कनेक्ट रहता है? सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट? तो पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट है, आगे हार्ड पैलेट है, तो ये सॉफ्ट पैलेट से कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैलेट पे क्या बनता है? पैलेट पे क्वेश्चन ये बनता है कि भगवान जी ने यहाँ पे आप देख रहे हो कि खुरदुरा सा बनाया है, मतलब कि इसमें रिजिज दिए। हार्ड पैलेट में रिजिज देने का फायदा क्या है? रिजिज देने का यही फायदा है कि खाने से सैलाइवा अच्छे से मिल सके, अधिक से अधिक टाइम खाना यहाँ पे रुक सके। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग पैलेट में यहाँ पे बक्कल कैविटी में किस चीज के बारे में, एक तो हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा टंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग टंग के बारे में जाने। आपको मालूम होगा कि टंग जो होती है, टंग का क्या रोल है? तो सिंपल सी बात है, टंग का रोल होता है कहीं ना कहीं टेस्ट के बारे में बताती है। इसके अलावा देखा जाए सैलाइवा को अच्छे से मिक्स कराती है फूड के साथ। ये सारे काम होते हैं टंग के। टंग बोलने में भी हेल्प करती है, टेस्ट के बारे में अब टंग में टेस्ट का कहां से किस चीज का पता चलता है? टंग पे देखो क्या क्या क्वेश्चन बनता है। टंग पे एक तो क्वेश्चन बनेगा टंग पे पेपली कितने टाइप की पाई जाती है, टंग से टेस्ट का पता चलता है, कहां से किस तरीके का टेस्ट का पता चलता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो टंग के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे मीठे का, स्वीट का जो पता चलता है वो सबसे आगे से चलता है। आप मीठे का पता इसलिए आप देखो कभी आप मीठा खाते हो तुरंत पता चलता है, तो मीठे का पता कहां से चलता है? आगे से चलता है। कड़वे का पता चलता है पीछे से। इसलिए आप देखो कभी आप कड़वा कुछ खाते हो तो आप देखते हो ना थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे करके सांस लेते हो, जब कड़वा लगता है ना हम लोग ऐसे ऐसे करते हो। तो कड़वे का पता कहां से चलता है? सबसे पीछे से चलता है। खट्टे और नमकीन का जो पता चलता है वो कहां से चलता है? बीच से। बीच से और साइड से किसका चलता है? खट्टे और नमकीन का पता। फिलहाल अगर हम लोग टंग पे पेपली के बारे में तो टंग को गस्टेटो रिसेप्टर ऑर्गन की तरह काउंट करते हैं। गस्टेटो मतलब टेस्ट के बारे में बताने वाला, है ना। टंग पे अगर हम लोग देखें, टंग पे 3 टाइप की पेपली पाई जाती है। एक पेपली का नाम होता है फिलीफॉर्म। क्या नाम होता है? फिलीफॉर्म। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं फंजीफॉर्म। क्या बोलते हैं?
फंजीफॉर्म। तीसरी जो पेपली होती है वो होती है सर्कमवैलेट। क्या नाम होता है? सर्कमवैलेट। 3 टाइप की पेपली हम लोगों में पाई जाती है। इसके अलावा जो पालतू जानवर होते हैं, कैटल्स वगैरह होते हैं, उनमें 4 टाइप की पेपली होती है। जो चौथे टाइप की पेपली होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है फोलिएट। क्या नाम होगा? फोलिएट। तो 4 टाइप की पेपली हो गई। ह्यूमन के केस में 3 टाइप की होती है और वैसे टोटल 4 टाइप की। तो फिलीफॉर्म जो होती है कैसी होती है? फिंगर लाइक। कैसी होती है? ये फिंगर की तरह होती है, अगर देखा जाए फिंगर की तरह होती है और सबसे स्मॉलेस्ट होती है। फिलीफॉर्म कैसी होती है? सबसे छोटी होती है और फिंगर की तरह होती है। दूसरा मैंने बोला फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म क्या होती है? फंजी से किसकी याद आती है? फंगस की याद आती है। फंगस कैसा होता है? छाते नुमा, अम्ब्रेला लाइक। तो ये कैसी होती है? अम्ब्रेला की तरह होती है। अम्ब्रेला लाइक जो होती है वो कौन सी होती है? फंजीफॉर्म होती है। सर्कमवैलेट कैसी होती है? हिंदी में घुंडी नुमा बोलते हैं, इंग्लिश में नॉब लाइक। कैसी होती है? नॉब लाइक होती है, गोलाकार होती हैं। ठीक है ना? उसके अलावा अगर हम लोग बात करें फोलिएट, फोलिएट जो पेपली है जो पालतू जानवरों में पाई जाती है, फोलिएट से याद आता है फोलियोज लीफ। किसकी याद आती है? फोलियोज लीफ। तो ये कैसी होती है? फोलिएट जो पेपली होती है कैसी होती है? लीफ लाइक होती है। कैसी होती है बेटा? ये लीफ लाइक होती है। तो पेपली की चारों की पोजीशन आपको क्लियर हुई? फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवैलेट, ये किस तरीके से कौन सी पेपली होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी पेपली कहाँ पाई जाती है और किस तरीके का उनका रोल है। तो पहले तो मैं एक बार बना देता हूं कि फिलीफॉर्म इस तरीके से फिंगर लाइक होती है, फंजीफॉर्म इस तरीके से अम्ब्रेला लाइक होती है, फोलिएट इस तरीके से पत्ती नुमा होगी और सर्कमवैलेट इस तरीके से नोब लाइक होती है। तो इस तरीके से पेपली देखने में होती। फोलिएट तो हम लोगों में नहीं होगी, कैटल्स या पालतू जानवरों में पाई जाएगी। अब हम लोग इसको टंग पे बना के देख लेते हैं किस तरीके से सभी पेपली की पोजीशन होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है? तो मान लीजिए ये टंग हो गई, ओके, ये टंग हो गई, ओके, ये टंग का शुरुआती पार्ट हो गया। तो टंग में अगर हम लोग देखें ये पेपली पाई जाएगी। यहां पे मैं एक मिनट इसको फिर से बना देता हूं। ठीक है? अगर हम लोग यहां पे देखें, ये मैंने टंग बना दी। ठीक है ना? ये टंग हो गई, ओके, थोड़ा सा तिरछा हो गया, फिर से हटा के बना देते हैं। टंग के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये टंग हो गई। ठीक है ना? ये मान लीजिए टंग हो गई। तो टंग में अगर हम लोग देखें सबसे आगे इस तरीके से जो पेपली पाई जाएंगी, उस लाल लाल दाने टाइप के जो दिखते हैं, जीभ पे आप देखते हो जो दिखते हैं, छोटा छोटा उभार दिखते हैं, उनको बोलते हैं फंजीफॉर्म। क्या बोलेंगे? ये पेपली कौन सी हो गई? ये फंजीफॉर्म पेपली हो गई। ओके, फंजीफॉर्म के बाद अगर हम लोग देखें तो दूसरी पेपली हो गई, इनको बोलेंगे फिलीफॉर्म। क्या बोलेंगे? जो सबसे छोटी होती हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? ये फिलीफॉर्म हो गई। ठीक है? ये कौन सी पेपली हो गई? ये फिलीफॉर्म पेपली हो गई। फिलीफॉर्म के बाद अगर हम लोग देखें, हम लोगों में तो नहीं, पालतू जानवरों में अगर हम लोग देखें तो अगर देखा जाए तो ये पत्ती नुमा होती है, तो इनको बोलते हैं फोलिएट। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये कौन सी हो गई? फोलिएट पेपली हो गई। ये हम लोगों में नहीं होगी, कैटल्स वगैरह पालतू जो जानवर हैं उनमें पाई जाएंगी। उसके अलावा चौथी जो पेपली होती है टंग के पीछे की तरफ, अगर हम लोग देखें टंग के पीछे की तरफ, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पीछे की तरफ जो पेपली पाई जाती है सबसे बड़े आकार की पेपली होती हैं, इनको बोलते हैं सर्कमवैलेट। क्या बोलते हैं? ये सर्कमवैलेट पेपली पाई जाती है टंग के पीछे की तरफ। कहाँ पाई जाती है? टंग के पीछे की तरफ जो सबसे बड़ी पेपली होती है उनको बोलते हैं सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट जो पेपली होती है सबसे लार्जेस्ट पेपली होती है, जिनको बोलते हैं सर्कमवैलेट। तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जैसे हम लोग वी लिखते हैं, वी कैसा लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। तो ये लग रहा है उल्टे वी का आकार, आप देख पा रहे होंगे ये कैसा लग रहा है? जैसे इन्वर्टेड वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे सल्कस टर्मिनलिस। क्या टर्म यूज करेंगे? सल्कस टर्मिनलिस। सल्कस टर्मिनलिस क्या होता है? एपीएमटी में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सल्कस टर्मिनलिस क्या होता है? इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर। जैसे वी ऐसे बनाते हैं तो उल्टे वी के आकार का इन्वर्टेड वी शेप जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सल्कस टर्मिनलिस होता है। चीजें क्लियर हो गई आपको? ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ सीकम। क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ सीकम बोलते हैं।
फोरामेन ऑफ सीकम, ये अपने आप में क्या है? फोरामेन ऑफ सीकम की बात करें, ये अपने आप में क्या है? ऑरिजिन पॉइंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये क्या है अपने आप में? ऑरिजिन पॉइंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये अपने आप में है थायराइड ग्लैंड का क्या है? ऑरिजिन पॉइंट है, ऑरिजिन पॉइंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड का ऑरिजिन पॉइंट कहलाता है। ध्यान देना, ऑरिजिन पॉइंट ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या होगा? वो होगा फोरामेन ऑफ सीकम। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? नहीं आ रही? कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बोल दो। नहीं हो रही है ना? कहाँ पे? मैंने बोला फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, हर एक मैंने पेप्ली का नाम लिया मैंने। सल्कस टर्मिनलिस क्या होता है? ये टंग के बारे में क्लियर हो गया। टंग पे इतना ही क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन टंग पे नहीं बनता है। चीजें क्लियर हो गई ना? ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टंग के बाद टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पेप्ली कौन सी होती है? फिलीफॉर्म होती है। और अगर देखा जाए सबसे बड़ी कौन सी होती है? आप आंसर किसके बारे में दोगे? जो सबसे बड़ी होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सरकमपेलेट। नॉब लाइक कौन है? फिंगर लाइक कौन है? ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। हो गई ना? ओके बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टीथ के बारे में। देखो टीथ पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है हमें बहुत ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चन 3-4 टाइप का क्वेश्चन टीथ पे बनता है। सबसे पहले स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाती है? ओडोंटोलॉजी कहलाती है। ठीक है ना? टीथ की ओरिजिन अपने आप में देखें एक्टोमीजोडर्मल बोल देंगे क्योंकि इसका एनेमल एक्टोडर्मल होता है, डेंटाइन वगैरह क्या होता है? मीजोडर्मल होता है। तीसरा अगर क्वेश्चन देखो टीथ के बारे में बहुत सारी डिटेल है। टीथ को अगर हम अलग अलग टाइप से ड्राइव करेंगे पूरा बेसिक। देखो बेटा, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं क्या करता हूं? फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है इतने अच्छे से करा देता हूं कि एनिमल किंगडम वगैरह भी उसी के साथ ही आपका तैयार हो जाता है। मतलब अगर आपने मैंने जो भी लेसन पढ़ाऊं प्रॉपर अगर आपने ढंग से सुन लिए इतने लेसन्स तो आपका जूलॉजी लगभग 100% आपको तैयार हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे 360 में 350 से कम नंबर बायो में आपका नहीं आएगा। 100% देते हैं ना, और 360 में 360 आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं टीथ की। तो टीथ में अगर हम लोग बात करें सबसे पहले टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्रोडोंट, एक होता है जब टीथ का, देखो टीथ का पाया जाना वर्टिब्रेट्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। टीथ का पाया जाना वर्टिब्रेट्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें टीथ नहीं पाए जाते हैं, जैसे चिलोनियन है, एक रेप्टाइल्स होता है, बूफो है, पाइपा है, बर्ड्स है। चिड़ियों में भी दांत नहीं पाए जाते हैं। चिड़ियों के टीथ किस में मॉडिफाइड हो गए? एक चोंच में मॉडिफाइड हो गए। तो ये चीजें हैं जिनमें वैसे सभी वर्टिब्रेट्स में टीथ पाए जाते हैं। कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें टीथ नहीं पाए जाते, वो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। फिलहाल बात आती है टीथ को अगर हम लोग ड्राइव करें तो टीथ क्या होते हैं कि अगर हम लोग देखें टीथ 3 टाइप से एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। देखो एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीको, अगर हम लोग टीथ की बात करते हैं तो टीथ में अगर हम लोग देखें तो टीथ 3 टाइप के हो गए। एक हो गया एक्रोडोंट, एक हो गया प्लूरोडोंट, एक हो गया थीकोडोंट। कौन कौन सा हो गया? एक्रोडोंट, दूसरा क्या हो गया? प्लूरोडोंट, और तीसरा क्या हो गया? थीकोडोंट। क्या हो गया? थीकोडोंट। एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। ओके, मैंने कहा टीथ कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप का हो गया, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। एक्रोडोंट टीथ की बात करें सबसे पहले अगर हम लोग एक्रोडोंट टीथ की बात करते हैं तो एक्रोडोंट टीथ में आप एक चीज ध्यान देना कि जो एक्रोडोंट टीथ होते हैं उनमें अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो गई? जबड़े की बोन हो गई। क्या हो गई? ये जबड़े की बोन हो गई, जॉ बोन हो गई। ठीक है, जबड़े की बोन हो गई। उस पर क्या हुआ? थोड़ा सा मैं म्यूकस मेम्ब्रेन अटैच कर देता हूं। म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई। क्या हो गई? म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई। और इसके ऊपर क्या हो गया? इसके ऊपर इस तरीके से अगर हम लोग देखें इस तरीके से टीथ अटैच हो गया। क्या हो गया? ये टीथ अटैच हो गया। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें एक शुरुआत हुई जब टीथ के अटैचमेंट की, तो ऐसे दांत कैसे कहलाते हैं? एक्रोडोंट। तो एक्रोडोंट टीथ पाए जाते हैं फेस एंड एम्फीबिया में। किसमें पाए जाते हैं? फेस और एम्फीबिया में जो टीथ होते हैं वो एक्रोडोंट टीथ होते हैं। दूसरा होता है प्लूरोडोंट। कौन सा टीथ होता है? तो प्लूरोडोंट टीथ के केस में क्या हो जाएगा? जबड़े की बोन हो जाएगी। इसके ऊपर क्या हो जाएगा? इसके ऊपर ये म्यूकस का मेम्ब्रेन का और अच्छा डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से टीथ अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, ये टीथ। अब आपको लग रहा होगा ये टीथ मैंने तिरछा क्यों बना दिया? उसका रीजन यही है कि प्लूरोडोंट जो टीथ होता है देखा जाए वो जबड़े से 90 के लेटरल पोजीशन में, ये पीएमटी में क्वेश्चन आया है। ऐसे टीथ किसमें पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे? रेप्टाइल्स में इस तरीके के टीथ पाए जाते हैं। क्वेश्चन पीएमटी में बना हुआ है 90 के एंगल पे लेटरल पोजीशन पे जो टीथ मुड़े रहते हैं ऐसे टीथ को क्या कहते हैं? आप आंसर क्या दोगे? ऐसे टीथ को हम लोग प्लूरोडोंट टीथ बोलते हैं। ओके, क्लियर होगी बात? तो प्लूरोडोंट टीथ किसमें पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। उसके अलावा तीसरा बात आता है, तीसरा जो टीथ होता है
उसको बोलते हैं थीकोडॉन्ट टीथ। क्या बोलते हैं? थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट टीथ बोलने का कारण क्या है? उसके कारण ये है, ये मान लीजिए टीथ हो गया, ये क्या हो गया? टीथ हो गया। तो टीथ जो होता है वो किस में धसा रहता है? थीका या सॉकेट में। टीथ किस में धसा रहता है? टीथ जो होता है वो थीका या सॉकेट में धसा हो, क्या बोलते हैं? थीकोडॉन्ट टीथ बोलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ एक्रोडॉन्ट, प्लूरोडॉन्ट और थीकोडॉन्ट। तो एक क्वेश्चन बन चुका है। अगर क्वेश्चन आता है लेटरल पोजीशन, आपने देखा होगा सांप वगैरह का, किसी का सांप वगैरह रेप्टाइल्स में आते हैं, आपने देखा होगा टीथ बाहर की ओर मुड़े रहते हैं, तो ऐसे टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरोडॉन्ट टीथ बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि लेटरल पोजीशन पे या 90 के एंगल पे जो टीथ मुड़े रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आप आंसर क्या दोगे? उनको प्लूरोडॉन्ट टीथ बोलते हैं। तो एक्रोडॉन्ट, प्लूरोडॉन्ट और थीकोडॉन्ट टीथ समझ में आया। टीथ को हम लोग फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है होमोडॉन्ट और एक, अब हम लोगों को अपने कोर्स में किसका? ह्यूमन के बारे में जानना है, तो थीकोडॉन्ट टीथ के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। टीथ को फिर से हम लोग जाने, तो टीथ दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोडॉन्ट और तीसरा होता है हेट्रोडॉन्ट। होमोडॉन्ट, होमो मतलब होता है समान और डॉन्ट वाला टीथ, ऐसे टीथ जो सभी समान टीथ है उनको क्या बोलते हैं? होमोडॉन्ट। जैसे होमोडॉन्ट का एग्जांपल हो जाएगा एक्रोडॉन्ट और प्लूरोडॉन्ट टीथ। एक्रोडॉन्ट आपने देखा होगा फिश के टीथ देखो या रेप्टाइल्स वगैरह के टीथ देखो, सभी टीथ कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो ऐसे टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोडॉन्ट टीथ बोलते हैं। ओके, दूसरी बात आती है, होमोडॉन्ट टीथ में एक्रोडॉन्ट और प्लूरोडॉन्ट आते हैं। दूसरा मैंने बोला आपका हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट में क्या है? अलग अलग टाइप के टीथ, जैसे चार हम लोगों में कैसे होते? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हर एक दांत का अलग अलग काम होता है। हम लोग अगर बात करते हैं, हम लोग फिर से देखेंगे टीथ के बारे में। टीथ के बारे में अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको क्या कहा कि टीथ जो होते हैं वो दो टाइप का हो जाएगा। टीथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, टीथ दो टाइप का हो जाएगा, एक हो जाएगा होमोडॉन्ट और दूसरा क्या हो जाएगा? हेट्रोडॉन्ट। एक हो गया होमोडॉन्ट और दूसरा क्या हो गया? हेट्रोडॉन्ट टीथ हो गया। ठीक है, एक होमोडॉन्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया? हेट्रोडॉन्ट टीथ हो गया। तो होमोडॉन्ट और हेट्रोडॉन्ट में देखें, होमो का मतलब क्या होता है? समान, डॉन्ट का मतलब क्या होता है? टीथ। ऐसे टीथ जो सभी टीथ सिमिलर है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्रोडॉन्ट एंड प्लूरोडॉन्ट टीथ। कैसे टीथ? एक्रोडॉन्ट और प्लूरोडॉन्ट जो टीथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? होमोडॉन्ट होते हैं। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स के जितने भी टीथ होते हैं सभी सिमिलर नजर आते हैं, ऐसे टीथ को हम लोग होमोडॉन्ट बोलते हैं। दूसरा मैंने बोला हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट की अगर हम लोग बात करें, सभी टीथ अलग अलग होते हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये जो टीथ होते हैं ये सभी कैसे दिखते हैं? अलग अलग दिखते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रो। अब इंसीजर टीथ का काम क्या होता है? सिंपल सी बात है, बाइटिंग एंड कटिंग। इन दांतों का काम क्या होता है? बाइट और कट करना। कैनाइन का दांत क्या होता है? फूड को फाड़ना। ठीक है ना। प्रीमोलर और इनका काम क्या होता है? ग्राइंडिंग, खाने को पीसना। तो सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। अब हम लोग डेंटल फॉर्मूला और या टीथ की जो मेन बात है उसके बारे में जानेंगे। अगर डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं, अगर टीथ की डेंटल फॉर्मूला की बात करते हो तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला होता है हाफ अपर जो। अगर हम लोग डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं तो डेंटल फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है? हाफ अपर जो अपॉन हाफ लोअर जो, हाफ अपर जो अपॉन हाफ लोअर जो, हाफ अपर जो अपॉन हाफ लोअर जो इंटू 2। ठीक है ना। अब जैसे हम लोगों का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। तो टोटल हम लोगों में दांत हो जाते हैं 32। परमानेंट एनसीईआरटी की लाइन है, परमानेंट टीथ कितने होते हैं हम लोगों में? तो परमानेंट टीथ होते हैं हम लोगों में 32। कितना टीथ होता है? 32। कैसे आएगी संख्या? एक तो हो गया ये जो टीथ हो गया इंसीजर हो गया, इसके बाद ये कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये क्या हो गया? मोलर। तो अब देखो इंसीजर टीथ की संख्या कितनी होगी? 2 और 2 4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल इंसीजर कितने हो जाए? 8 हो जाए, क्योंकि आधे जबड़े का दिया है ना 2 1 2 3। तो आप डेंटल फॉर्मूला देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि किसमें कितना टीथ है या किस टीथ की संख्या कितनी, इंसीजर की कितनी है, कैनाइन कितना है, प्रीमोलर कितना है और मोलर कितना है। चीजें क्लियर हो रही ना? ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्री, तो इंसीजर की संख्या 8 हो, कैनाइन कितना हो गया? 2 और 2 4, प्रीमोलर कितना हो गया? 2 और 2 4 8 हो गया, मोलर कितना हो गया? आपका 12 हो गया। बात ये आती है कि कौन सा टीथ वेस्टिजियल है। टीथ भी अलग अलग टाइप होते, बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे एक शब्द होता है टस्क। टस्क क्या? जैसे टीथ में अगर हम लोग, जैसे हम लोग में लास्ट मोलर जिसको अक्कल दांत बोलते हैं, इसको वेस्टिजियल माना गया है। उसके अलावा आज कैनाइन को भी वेस्टिजियल में ही काउंट कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कैनाइन दांत भगवान ने मांस वगैरह को खाने के लिए बनाए हैं।
आज हम लोग मीट नहीं खाते, मांस नहीं खाते, तो क्या हम लोग जिंदा नहीं है? हम लोग तब भी जिंदा है। पहले क्या था, कुछ खाने को नहीं था। हमारे जो पूर्वज लोग थे, रामापिथेका, ऑस्ट्रेलोपिथेका, ये सब आपने नाम सुना होगा, जावा मैन, पेकिंग मैन, ये सब, तो ये लोग क्या करते, जानवर को मारते थे, खाते थे। तो उसके लिए जरूर आज ऐसा नहीं मांस नहीं मिल रहा तो लोग जिंदा नहीं है, आज टेस्ट के लिए खा रहे हैं। तो आज प्रेजेंट में कैनाइन को भी वेस्टिजियल टीथ की तरह काउंट करने लगे। वैसे थर्ड मोलर जो होता है आपको उसको वेस्टिजियल टीथ की तरह काउंट करते हैं, इसके अलावा आज कैनाइन को भी काउंट करने लगे हैं। फिलहाल मैंने बोला 4 टाइप के इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 8 टीथ बोले, 32 टीथ हो गए टोटल। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, अगर हम लोग देखें, ये तो डेंटल फॉर्मूला किसका हो गया, एक बच्चों रैबिट का भी पूछा जाता है। अगर रैबिट का पूछा जाए, पहले पीएमटी में पूछा जाता था, रैबिट का होता है 20-33 अपॉन 10-23 इंटू 2, तो इसके पास कितने दांत हो गए, 28 हो गए। बात आती है कि देखो रैबिट के पास इंसीजर है, कैनाइन नहीं है, प्रीमोलर है और मोलर। सिंपल सी बात है, कैनाइन टीथ देख के ही पता चलता है एनिमल्स हर्बीवोरस होगा, कार्निवोरस होगा या ओमनिवोरस। अगर ये दांत कैनाइन टीथ बहुत ज्यादा डेवलप है तो वो क्या है, कार्निवोरस है। जिसके पास एब्सेंट है वो हर्बीवोरस और मीडियम है तो ओमनिवोरस। जैसे हम लोग किस में काउंट होते हैं, हम लोग ओमनिवोरस में काउंट होते हैं। तो चीजें क्लियर हो रही हैं आपको, नहीं हो रही हैं? इसके अलावा अगर हम लोग बच्चों का देखें तो बच्चों का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, है ना। तो बच्चों के पास टोटल टीथ कितने हो गए, 20 टीथ हो गया, ठीक है ना। 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, तो इससे आपको क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। इसमें कितना, 2। आपने एक चीज देखी होगी, क्वेश्चन पीएमटी में ये था कि बच्चों में कौन सा टीथ एब्सेंट होगा, तो कौन सा एब्सेंट होता है, प्रीमोलर। सोचने में लगता है प्रीमोलर नहीं, मोलर एब्सेंट होना चाहिए क्योंकि वो लास्ट के टीथ है, लास्ट में आते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रीमोलर टीथ क्या होता है, बच्चों में एब्सेंट होता है। तो ये तो बात होगी। अब हम लोग, ये तो नॉर्मल एक टीथ के बारे में बात हो गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीथ की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो टीथ होता है, टीथ बनता कैसे, किस तरीके से। इसके अलावा स्पेशल टाइप ऑफ टीथ में क्या क्या चीजें आती है। तो स्पेशल टाइप ऑफ टीथ में अगर हम लोग देखें, एक शब्द होता है टस्क। क्या होता है, टस्क। टस्क टर्म यूज होता है एलिफेंट। आपने हाथी के देखे होंगे, हाथी के बारे में सुना होगा, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते, खाने के अलग। तो जो दिखाने वाले दांत होते हैं वो होते हैं उसके इंसीजर। कौन से टीथ होते हैं, एक पॉइंट आ चुका है पीएमटी में कि हाथी का जो टस्क होता है वो कौन सा होता है, तो टस्क उसका क्या होगा, इंसीजर टीथ को उसका टस्क बोलते हैं। बाहर की ओर जो दांत निकले रहते हैं वो कौन से निकले रहते हैं, इंसीजर। अगर हम लोग एलिफेंट की बात करते हैं तो एलिफेंट जो होता है इसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 1003 अपॉन 0003। कितने दांत होते हैं इसके, 14 होते हैं। तो इसके पास इंसीजर दांत हो गया, कैनाइन एब्सेंट होता है, प्रीमोलर एब्सेंट होता है, मोलर पाया जाता है। तो इंसीजर दांत कितने होते हैं, 2 जो बाहर निकले रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। बाकी आपको वेस्टिजियल टीथ या विस्डम टीथ, हमारा थर्ड मोलर को अक्कल दांत बोलते हैं, विस्डम टीथ बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अक्कल दांत। अक्कल दांत बोलने के पीछे कारण क्या है, क्या इस दांत के आने से अकल आ जाती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली इस दांत को देखा गया लगभग 18 साल के बाद ज्यादातर लोगों में आया है। इस बेस पे चूंकि 18 साल के बाद के लोगों में देखा गया, इसी बेस पे चूंकि 18 साल के बाद की ऐसी एज होती है जो मैच्योरिटी की एज होती है, उस समय हमें फील होता है कि सामने वाला बंदा अपनी अच्छाई बुराई के बारे में जानने लगा है, उसे अकल आ गई है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अक्कल दांत बोलते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई। अक्कल दांत को अक्कल दांत बोलने के पीछे का कारण क्या है, क्लियर हो गई बात, ओके। नेक्स्ट बात ये आती है, ये तो बात हो गई अक्कल दांत की बात हो गई। इसके अलावा तो आप बता पाओगे अक्कल दांत या टस्क क्या होगा, टस्क आप समझ गए, अपर इंसीजर। अपर इंसीजर किसका, एलिफेंट के अपर इंसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। अदर एनिमल में कैनाइन ही टस्क कहलाते हैं, मगर इसके केस में एलिफेंट में अपर इंसीजर को टस्क बोलते हैं। अब अगर हम लोग देखें इस पे और क्या क्वेश्चन बनता है जो पीएमटी में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। नॉर्मली एक रफ स्ट्रक्चर हम लोग देखें, ये मान लीजिए सॉकेट हो गया, एक हम लोग रफ स्ट्रक्चर देखें, अगर ये क्या हो गया, सॉकेट हो गया, तो अगर हम लोग ये मैंने सॉकेट बना दिया, ध्यान देना रफली एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये सॉकेट हो गया। तो अगर हम लोग देखें टीथ का जो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं, जो सबसे बाहर का पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, ठीक है। इनेमल को हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बोलते हैं, इनेमल को हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बोलेंगे। इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट। इनेमल के नीचे अगर हम लोग देखें तो जो लेयर हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, डेंटिन कहलाएगी। क्या कहलाएगा,
ये डेंटिन कहलाएगा, ठीक है, ये डेंटिन हो गया, ओके। और अगर देखा जाए, आपने देखा होगा जब छोटे में दांत टूटा था तो देखा अंदर से खोखला होता है, होलो होता है, होलो होता है, तो मतलब इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर हम लोग देखें ब्लड वेसल्स और नर्व का जाल फैला रहता है। ब्लड वेसल्स और नर्व का यहाँ पे क्या फैला रहता है, ये ब्लड वेसल्स और नर्व का जाल फैला रहता है जो कि दांत को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स का जाल यहाँ पे फैला रहेगा और ये क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। चीजें क्लियर हो गई आपको, नहीं हो रही हैं? ठीक है। अब देखो इनेमल को हार्डेस्ट पार्ट, इनेमल की जो ऑरिजिन होती है, इनेमल की अगर हम लोग ऑरिजिन की बात करते हैं, इनेमल की जो ऑरिजिन होती है, इनेमल एक्टोडर्मल होता है। कैसा होता है? इनेमल जो होता है वो एक्टोडर्मल होता है। और एक चीज और याद रखना, पहला पॉइंट इनेमल के बारे में, इनेमल एक्टोडर्मल होता है। हार्डेस्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बोलती है 96% इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। 96% इनऑर्गेनिक होते हैं और बाकी 4% में अदर सब्सटेंस आते हैं। जितने ज्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे वो चीज उतनी मजबूत होगी। तो इनेमल हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है। इनेमल को हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, पीएमटी में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इनेमल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। डेंटिन की ऑरिजिन कैसी होती है? इसकी मेसोडर्मल होती है। कैसी होती है? इसकी ऑरिजिन मेसोडर्मल होती है। इसमें 70% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और 30% ऑर्गेनिक। 70% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और 30% ये जस्ट लाइक हमारी बोन की तरह होती है। ये कैसा होता है? हमारी बोन की तरह मजबूत होता है। तीसरी अगर हम लोग बात करते हैं, जो इनेमल होता है, इनेमल को मैंने हार्डेस्ट बताया, एक्टोडर्म, और ये एक सेल से बनता है जिसका नाम होता है एमिलोब्लास्ट सेल। क्या नाम होता है? एमिलोब्लास्ट सेल। इनेमल किससे बनता है? एमिलोब्लास्ट सेल से। जबकि डेंटिन किससे बनता है? डेंटिन बनता है ओडोंटोब्लास्ट सेल से। डेंटिन का फॉर्मेशन किससे होता है? डेंटिन का जो फॉर्मेशन होता है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल से होता है, जबकि इनेमल का फॉर्मेशन किससे होता है? एमिलोब्लास्ट सेल से होता है। तो देखो नाम भी मैच कर रहे हैं, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। इनेमल एमिलो, नाम मैचिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है? मैच फीलिंग से समझिए कुछ चीजें। इनेमल एमिलो नाम मैच कर रहा है, डेंटिन ओडोंटो, तो कहीं ना कहीं ये नाम मैच कर रहा है। इसके बेस पे हम लोग समझ जाएंगे इनेमल की ऑरिजिन कैसी है। मतलब कि इनेमल एक्टोडर्मल है। इनेमल सबसे हार्डेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और यही इसका कारण है। इसकी मजबूती का मेन कारण क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का पाया जाना। क्लियर हो गई बात है? ओके। अब देखो ये तो बात हो गई दांत के बारे में, टीथ के बारे में। जो मेन क्वेश्चन पीएमटी में बन सकते हैं उनके बारे में मैंने आपको समझाया। तो ये तो बक्कल कैविटी की बात हो गई। अब बक्कल कैविटी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम लोग बक्कल कैविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब खाना बक्कल कैविटी के बाद पहुंचेगा हमारा फेरिंग्स रीजन आएगा। फेरिंग्स को क्या बोलते हैं? एक चौराहा है, एक कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स क्या है? एक चौराहा है जहां पे हमारे नोज भी जुड़ा है और जहां पे हमारा मुंह भी जुड़ा है। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? गर्दन वाला एरिया आता है। गर्दन का जो एरिया आता है, भगवान जी ने गर्दन में 2 पाइप डाले हैं। भगवान ने कितने पाइप डाले हैं? एक सांस लेने वाला पाइप डाला, दूसरा खाना खाने वाला। सांस लेने वाला पाइप आगे डाल दिया जिसे ट्रैकिया बोलते हैं, खाना खाने वाला पाइप पीछे की तरफ। अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग अपनी गर्दन की बात करते हैं, तो गर्दन में भगवान जी ने 2 पाइप डाले हैं। आगे की तरफ डाल दिया है सांस लेने वाला पाइप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। सांस लेने वाला पाइप भगवान जी ने आगे डाल दिया है। और अगर देखा जाए खाना खाने वाला भाग जो पाइप भगवान जी ने कहाँ डाल दिया है? पीछे डाल दिया। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन जानिए। इसको खाना खाने वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ईसोफेगस बोलते हैं। जबकि ये क्या है? ट्रैकिया। तो इसकी जो ओपनिंग होती है, अगर हम लोग देखें कि किसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, तो ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं गलेट। क्या बोलेंगे? इसको गलेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। क्या बोलेंगे? ग्लोटिस। हाँ याद रखना, एक पीएमटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इज नोन एज गलेट, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ग्लोटिस। ऐसे। और देखो अब खाना इस साइड से खाना आएगा, खाना आपने खाया, खाना पीछे इस पाइप के पीछे गर्दन, तो खाना क्या है? खाना इस पाइप में ना जाए, इसलिए भगवान जी ने इसके ऊपर क्या लगा दिया? ये जो स्ट्रक्चर लगा है इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं?
एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस किसको कवर करेगा? ग्लोटिस को जो कवर करेगा वो क्या कहलाएगा? एपिग्लोटिस कहलाएगा। ग्लोटिस को जो कवर करेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? एपिग्लोटिस कहलाएगा। ठीक है ना? तो ग्लोटिस को, और गलेटे हो गया तो खाना इसमें जाता है। तो ये क्वेश्चन पीएमटी में बहुत रिपीट हुआ है इसमें। बाकी देखा जाए इसमें डाइजेशन का काम नहीं होता है, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता है। अब इसके बाद खाना ईसोफेगस से होते हुए पहुंचता है स्टमक के पास। कहां पहुंचता है? स्टमक के पास। अगर हम लोग थोड़ा सा बात स्टमक के बारे में डिस्कस करेंगे। खाना कहां पहुंचता है? तो स्टमक क्या होता है अगर हम लोग देखें तो स्टमक इस तरीके से देखा जाए जे शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? अगर हम लोग देखें तो स्टमक जो होता है वो आपका जे शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? तो स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? देखो यहाँ तो कहीं ईसोफेगस होगा, स्टमक के शुरुआत में क्या होगा? ईसोफेगस होगा। स्टमक के बाद किस चीज की शुरुआत हो जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या होगा? ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम को हम बाद में जानेंगे। स्टमक पे क्या क्वेश्चन बनता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। एक तो हो जाएगा कार्डिया। क्या हो जाएगा? कार्डिया। दूसरा क्या हो जाएगा? फंडस। क्या हो जाएगा? फंडस। तीसरा पार्ट जो होगा उसको क्या बोलेंगे? बॉडी। क्या बोलेंगे? बॉडी। और चौथा जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। के 4 पार्ट हो जाएंगे, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से खाना आया, स्टमक के अंदर खाना गया, तो भगवान ने यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा दिया जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। मतलब कि खाना जो है, खाना अंदर तो आ जाए मगर अंदर से बाहर ना जाए। वोमिटिंग के टाइम पे जब उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है, उस समय कार्डियक स्फिंक्टर खुलते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर का एनसीईआरटी नया नाम लिख रही है, उसका नाम होता है ईसोफेजियल गैस्ट्रिक स्फिंक्टर। उसको कहते हो गैस्ट्रिक नाम कभी भी सुनो, कभी भी आप गैस्ट्रिक नाम सुनते हो आपको स्टमक की याद आनी चाहिए। तो ईसोफेजियल गैस्ट्रिक स्फिंक्टर का मतलब क्या हुआ? ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर लगा हुआ उसको क्या बोलेंगे? ईसोफेजियल गैस्ट्रिक स्फिंक्टर बोलेंगे। और यहाँ पे चूंकि पाइलोरिक रीजन पास है, इसके बेस पे इसका नाम क्या हो गया? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या हो गया? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखो स्टमक में क्वेश्चन क्या क्या बनता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी। देखो स्टमक में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्टमक में पाई जाने वाली सेल्स पे, कि उस सेल का नाम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है। जैसे स्टमक में एक सेल होती है नेक सेल। क्या नाम होती है? नेक सेल। नेक सेल का दूसरा नाम होता है म्यूकस सेल। नेक सेल का दूसरा नाम क्या होता है? म्यूकस सेल। नेक सेल का दूसरा नाम क्या होता है? म्यूकस सेल होता है। और तीसरा नाम क्या होगा? नेक सेल, म्यूकस सेल, और तीसरा नाम जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा? मैंने बोला एक तो नेक सेल हो गया, दूसरा उसका नाम क्या हो गया? म्यूकस सेल हो गया। ये किसका सिक्रीशन करेगी? म्यूकस का सिक्रीशन करेगी, है ना। दूसरा जो सेल होता है, एक तो हो गया नेक सेल, म्यूकस सेल या गॉबलेट सेल भी बोल सकते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करेगी। दूसरी होती है पैराइटल सेल। कौन सी सेल हो जाएगी? पैराइटल सेल। हाँ, एक चीज और याद रखना, मैंने आपको क्या बोला कि स्टमक की जो सेल्स है उनके नाम, उनका अदर नाम, उनसे होने वाला सिक्रीशन। जैसे बात करते हैं पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। हाँ, पैराइटल सेल पे भी 2 साल पहले क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी सेल है जो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, तो उस पे क्वेश्चन था। तो एक्चुअली क्या है, पैराइटल सेल कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती हैं, और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के ऑब्जर्प्शन में हेल्प करता है, विटामिन B12 आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इस बेस पे कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर आंसर सही हुआ था। तीसरी जो सेल थी वो थी पेप्टिक सेल। कौन सी सेल थी? पेप्टिक सेल का दूसरा नाम होता है, अगर देखा जाए, जाइमोजन सेल या चीप सेल। ये क्या करती है? जो गैस्ट्रिक एंजाइम है प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, इनका सिक्रीशन करती है। तो ये तीनों सेल्स के हमें नाम अभी मैं आपको लिखवा दूंगा, इन सेल्स के हमें नाम मालूम होना चाहिए, इन्हीं पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। बाकी जो एंजाइम की फिजियोलॉजी है वो तो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी हमें केवल इतनी बातें जाननी। क्लियर हो गई? आपको बातें नहीं हो रही हैं? समझ में आ रही बात ना? ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला? स्टमक के बाद जो एरिया आएगा इंटेस्टाइन आएगी। इंटेस्टाइन में अगर हम लोग देखें तो इंटेस्टाइन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है डियोडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा क्या होता है? इलियम। तो सबसे पहले डियोडेनम के बारे में अगर बात करते हैं, डियोडेनम क्या होता है? इस तरीके से सी के शेप का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें डियोडेनम में क्या होता है, अगर हम लोग इस तरीके से, मैंने डियोडेनम बना रहा हूँ, तो डियोडेनम में अगर हम लोग बात करें कि जो डियोडेनम होती है, अगर वहाँ पे अगर हम लोग देखें
तो इसमें एक डक्ट जुड़ी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम में एक डक्ट जुड़ी रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ड्यूडेनम में एक डक्ट जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बोलने के पीछे का कारण क्या है, ये चीज जाने। हेपेटो से यार, इसको मैंने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बोलने के पीछे का कारण क्या है, ये चीज जानी। हेपेटिक से याद आएगा लीवर का। हेपेटिक से किसकी याद आती है? लीवर की। पैंक्रियाटिक का मतलब अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि लीवर और पैंक्रियाज जो सेलिबरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो ये कैसे हेल्प करती हैं? ये अपने सिक्रीशन को भेज देती है। सिक्रीशन को कहाँ भेज देती हैं? ड्यूडेनम में भेज देती है, क्योंकि स्टमक से होता है खाना ड्यूडेनम में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर है और ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा, ठीक है ना। लीवर यहाँ क्या होगा, यहाँ बेटा लीवर हो जाएगा। तो लीवर से बाइल जूस आएगा, ये कहाँ पे आएगा? गॉल ब्लैडर में आएगा। कहाँ पे आएगा? गॉल ब्लैडर में आएगा। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या